वेलकम टू शुक्ला एचडीडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एचडीडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो लेक्चर है यानी व्याख्या खंड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा हमने राम मड़ैया की व्याख्या की, वो आप लोगों को पसंद आ रही है और आप लोगों ने कहा कि वीडियो सर इसकी बनाइए और आगे की कविताओं की व्याख्या कीजिए। हालांकि उसकी व्याख्या हमने एकदम से देहाती भाषा में, एकदम अच्छी भाषा में आपको सरल शब्दों में समझाया था। किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं थी उसमें। उससे भी अधिक सरल भाषा में आज की वीडियो में मैं समझाऊंगा। आज की वीडियो में कौन से कविता की व्याख्या मैं करूंगा, तो कविता होगी किसान की अर्जी। जी हाँ, किसान की अर्जी वाली कविता की व्याख्या किस प्रकार से होगी वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसका भाव पक्ष क्या है, इसमें कला पक्ष क्या है, ये भी बताने का प्रयास करूंगा। इसकी विशेषताएं क्या थी ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ किसान की अर्जी कविता जो है वो किसने लिखी है, तो बंशीधर शुक्ला जी ने लिखी, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, किस पेपर में पूछा आता, तो हिंदी साहित्य का जो पेपर 1 होता है बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत यानी बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य ने अगर आप लोगों ने ले रखा है तो उसमें जो पहला पेपर होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत किसान की अर्जी बंशीधर शुक्ला की शामिल है। ठीक, ये एक क्षेत्र विशेष के लिए ही है, मतलब जो अवध प्रांत के एरिया से यानी जहाँ तक अवधी भाषा बोली जाती होगी। अवध प्रांत में बहुत सारे जिले आ जाते हैं, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और इधर चले जाइए बहराइच, उसके बाद में इधर चले जाइए और ठीक है बस्ती वगैरह के साइड में, इधर उधर हर एक क्षेत्र में जो है, अयोध्या, फैजाबाद, इन सभी क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है। तो इसलिए इसको ये क्षेत्रीय समूह की भाषा होती है। तो इसीलिए क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए आपके सिलेबस में जहाँ से भी आप संबंधित हैं वहाँ आपका जो फर्स्ट पेपर होगा थर्ड ईयर का, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के बारे में आपको जानकारी देनी, मतलब जानकारी देने का प्रयास करता है जो एग्जामिनर या फिर जो सिलेबस बनाने वाले होते हैं व्यक्ति। ठीक, तो इसलिए आपको क्षेत्रीय भाषा का जानकार होना अति आवश्यक है। तो उसी क्षेत्र यानी अवध क्षेत्र के जो व्यक्ति होंगे उनके लिए लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं खुल के सारी बात बता रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति अवध क्षेत्र से नहीं, उनसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ना ही उनसे मतलब है। लेकिन हाँ, अगर अवधि में आप रुचि रखते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देखें और मजे लीजिए। ठीक है, किस प्रकार से बंशीधर शुक्ला जी ने किसान के बारे में बताया, किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है और किसान के जीवन को किस तरह से इन्होंने मतलब एकदम से तोड़ मड़ोड़ कर उसके बाद में एकदम से उसके तह तक जा कर के घुस कर और सारी चीज़ों को निखारा है। लगता है कि ये स्वयं भी एक किसान थे। अगर ये देखा जाए तो लगता है कि ये भी स्वयं उस स्थिति से गुजर चुके हैं जिस स्थिति का वर्णन ये कर देते हैं अपनी कविताओं में। ठीक, अभी चलेंगे आगे। अभी पूरा आपके सामने एक जो है पूरा का पूरा उदाहरण आ जाएगा। जैसे हमने राम मड़ैया में आप बताई थी कि जैसे राम मड़ैया की विशेषता बताते हुए कहते थे कि जहाँ गायन का घंटा ठनके भैंसिन करे भैंसिन का हुंकारा, घोड़वा ही से बघवा ढौके गधा दे नगारा, हुए बनी निबियन के भीतर अपनी राम मड़ैया। इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब अगर बात करें तो अवध की लोक संस्कृति का सजीव चित्रण इनकी रचनाओं में मिलेगा। शुक्ला जी ने गीत, मुक्तक, आख्यान, कुंडलिया, बरवे, प्रहेलियां, सूक्ति, शेर, गजल आदि अनेक प्रचलित गीतों का भी प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो बंशीधर शुक्ला जी की बात करूं तो अवधि काव्य के ये मूर्धन्य कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष को बहुत ही सुंदर ढंग से निखारा है। ठीक, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। आम बोलचाल की भाषा में भी इन्होंने लिखा है। अभी आपके सामने आ जाएगा सारी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसान की अर्जी आपकी यहाँ पे कविता है और बहुत बड़ी कविता, ऐसी नहीं छोटी मोटी कविता है, 1-2 पंक्तियों में आपकी निपट जाएगी। बड़ी लंबी यात्रा हमारे साथ आपकी इस समय होगी। तो वीडियो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, तब वीडियो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। एक बार बस वीडियो देख लेंगे, उसके बाद मैं अब बता रहा हूँ कंठस्थ हो जाएगा, 100% कंठस्थ हो जाएगा। कोई उसमें इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, बस आज आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक, देखिए पहली लाइन आप पढ़िए। जब जेठ महीना आवा, सिबता आगी बरसाई, चिरयू ना घुरघुर छाड़े सब मनई घर मा सोवे, तब पेटे पट्टी कसके हम खूब कुदार चलायन, उई पुछवे के धूरे पर 10 बिगहा खेत बनायन। अब ये कहते हैं यहाँ पे जो है कौन कहते हैं, अब संदर्भ वंदर्भ तो आप लिख ही लेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आधुनिक अवधि काव्य में संकलित जो है क्या कौन सी कविता, किसान की अर्जी नामक कविता के शीर्षक से उद्धृत है, जिसकी रचना किसने करी है, तो बंशीधर शुक्ला जी ने की है, जो कि अवधि के एक कैसे कवि हैं, तो अवधि के एक मूर्धन्य कवि हैं।
ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद में आप लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं संदर्भ, फिर प्रसंग लिख सकते हैं। तो प्रसंग इसमें मैं देखो प्रसंग होता है किसके लिए, जैसे मान लिया ये 4 लाइनों की आपको व्याख्या करने को बोल गया, तो ये इन 4 लाइनों में मेन रूप से क्या कहा गया है, कहाँ से प्रसंग उठा करके कहाँ चीजें कहा गई है। ठीक है, तो वही प्रसंग होता है कि कहाँ की पूरी बातों की भूमिका थोड़ी सी बना करके बता देना, तो उसी को प्रसंग कहते हैं। तो प्रसंग क्या होता है, थोड़े से काव्य पंक्तियों के लिए होता है, मैं पूरी कविता की व्याख्या बता रहा हूँ। तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं, जिसमें जो सारी चीजें जो बताई जाएंगी वो आपके अभी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें प्रसंग में आप लिख सकते हैं। ठीक है देखिए, तो जब जेठ महीना, कवि कहता है कि जब जेठ महीना आवा सिबिता आगी बरसाइस। एक किसान है, वो किसान की स्थिति का वर्णन करते हुए जो है बंशीधर शुक्ला जी कहते हैं कि जेठ महीना एक होता है, हिंदी मास में देखें तो जेठ महीना होता है, जेठ महीना में गर्मी पड़ती है, जब जेठ महीना आवा सिबिता आगी बरसाई, सिबिता मतलब होता है सूर्य भगवान। ठीक, सूर्य की किरणें जो होती हैं। ठीक, तो जब जेठ महीना होता है तो गर्मी खूब पड़ती है, और सिबिता जो होती है आगी बरसावे, मतलब धूप बहुत कड़ाके की हुई होती है, मतलब बहुत तगड़ा घाम रहा है। ठीक, अवधि भाषा में समझो, सिबिता आगी बरसावे मतलब आग बरसत ही में लागत है कि आग बरस रही है, ऊपर से जो धूप आ रही है वो आग के समान प्रतीत हो रही है। ठीक, किस प्रकार से आग के समान प्रतीत हो रही है, जेठ महीने की बात कर रहे हैं। तो जेठ महीना जब आवा तो लगता है बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर चिड़ैयू ना घुरघुर छोड़े, जब इतनी गर्मी पड़ रही है तब चिड़ई जो है, चिड़ई मतलब होता है चिड़िया, तो चिड़िया क्या नहीं, घुरघुच मतलब होता है घोंसला, तो घुरघुच छाड़े मतलब होता है छोड़ना। तो चिड़ई जो होती है यानी चिड़िया जो होती है, जब इतनी गर्मी होगी, सिबिता आग बरसा रही मतलब खूब तड़ाके की गर्मी हो रही है, जब खूब कड़ाके की गर्मी हो रही है तो चिड़िया अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही है, सब मनई घर में सोए। मनई देखते हैं दोपहरिया में जब गर्मी खूब पड़ती है, चैत बैसाख जेठ में, तो क्या होते हैं, घर में लोग सोते हैं, दोपहरिया में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, आपको पता होगा। तो वही कह रहे सब मनई, जो मनई मतलब आदमी वगैरह जो होते हैं उन्हीं को मनई कहा जाता है। तो सब मनई क्या करें, घर में सो रहे हैं, मतलब घर में सोवत है दोपहरिया में। दोपहरिया में क्या हो रही, आग बरस रही है। तो दोपहर के समय की वर्णन शुरू किया गया है कि जेठ महीने से शुरुआत हुई है, जेठ महीने में गर्मी खूब कड़ाके की पड़ रही है, चिड़िया जो है अपने घोंसले को नहीं छोड़ के बाहर निकल रही है, और न मनई जो है अपने घर से बाहर निकल रहा है, मनई जो है यानी आदमी घर में विश्राम कर रहा है, यानी आराम कर रहा है, यानी सो रहा है। ठीक, कहने का सही है। आगे चले, आपको 2 ही लाइन की व्याख्या से पता चल गया होगा कि व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, 1-2 बार में देखिएगा, पानी पी के देखिएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक, बस मेरा मेन मोटिव है कि आपके माइंड तक कोई हमारी बातें पहुंच जाए, मतलब पहुंच सकें, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं है, मैं एक माध्यम, मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं, तो प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो प्रतिक्रिया आएगी, वीडियो को शेयर करेंगे तो भी प्रतिक्रिया आएगी, वीडियो में कमेंट करेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार की वीडियो रही, क्या कमियां आप भी वीडियो में कुछ आ रही हैं उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो जो कुछ भी कमी होगी वीडियो में आप बताइएगा, उसमें सुधारा जाएगा, और भी किस कविता पर आपको व्याख्या चाहिए वो भी कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको लाने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। तो जब इस प्रकार जेठ महीना है, उसमें आग बरस रही है, चिड़ई अपने घोंसले को नहीं छोड़ रहा है, आदमी घर में सो रहा है, तब पेटे पट्टी कसके हम खूब खूब कुदारी चलायन। तब क्या करें हम, तो किसान कह रहा है जब यह मेरी कई स्थिति रही, जब इस प्रकार की स्थिति बनी थी प्रकृति के द्वारा, तो हम क्या कर रहे थे, हम क्या करें, पेटे में पट्टी कसके मतलब पेट में अपने अंगोछा बांधन, अपने पेट में, जैसे देखते नहीं किसान वगैरह गांव में अपने पेट में क्या करते हैं, अंगोछा बांध लेते हैं, और गौछा बांध करके क्या करते हैं, खेत की तरफ चल देते हैं। एक कुदाल उठाए, कुदाल मतलब होता है कुदाल, जो जो खेत को गोड़ने के काम आता है। तो खेत गुड़ाई कभी आपने देखा होगा, तो गुड़ाई में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कुदारी कहते हैं। कुदारी ये अवधि शब्द है, लेकिन कुदाल इसकी हिंदी होगी। तो कुदाल चलाएं मतलब तब जब दोपहर कड़क गर्मी पड़ रही थी, तो हम पेट में कस के मतलब अपना एकदम से तैयार होकर के कुदाल उठाए और खेत में गए, खेत में काम किया। उई पुछवई के धूरे पर 10 बीघा खेत बनायन, मतलब पीछे यानी पच्छू, अपने घर के पच्छू जो है, पच्छू मतलब पश्चिम दिशा में, तो अपने घर के पश्चिम दिशा में एक जो है एक स्थान था, वहां पे उन्होंने क्या किया, 10 बीघा खेत बनाए, मतलब एक ऊंच खाल जो है गड्ढा इधर उधर का था, बंजर जमीन या फिर कुछ इस प्रकार से था जहाँ पे खेत नहीं था, तो ये क्या करीन वहां पे खेत बनाइन। तो वही पछुए के धूरे पर 10 बीघा खेत बनायन, तो 10 बीघा खेते बनाए डारिन कुदार से के का नाम किसान जी।
अब किसान जो है 10 बीघा खेत बना रहे हैं, कब? जब इतना घाम पड़ रहा है, इतनी धूप पड़ रही है और आग बरस रही है ऊपर से, जब सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, चिड़िया अपने अपने घोंसले में बंद है, तब एक किसान की हालत देखिए। किसान एक खेत बना रहा है, और किससे खेत बना रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो खेत बना रहा है कुदाल से। किससे? कुदाल से बना रहा है। उस समय उतने यंत्रों का प्रयोग नहीं था, और छोटे मोटे किसानों के पास में जो है हल वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। ठीक, चले अगला देखें। तो जब पहिल दऊंगरा बरसा, जब हम खेत बना लिए, अब खेत किसान का बन गया। खेत बनने के बाद में क्या होगा? अब जेठ के बाद में कौन सा महीना आता है? जेठ, आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, भादौ। ठीक, इसी प्रकार से आता है। तो जेठ के बाद में क्या आता है? आषाढ़। आषाढ़ में क्या होता है? थोड़ा बारिश वगैरह, पानी वानी बरसने का मौसम आता है। तो जब पहिल दऊंगरा बरसा, मतलब जब पहली बार गर्मी के बाद पानी बरसा, पहिल दऊंगरा मतलब होता है पानी गर्मी के बाद में तुरंत बरस के निपट जाए। ठीक है, थोड़ा सा पानी बरसे, एक लहरा जिसको बोलते हैं दऊंगरा। ठीक है, तो जब पहिल दऊंगरा बरसा, दोनों पड़वा मच यानन, जब पहिल चक्कर बरसा, चक्कर पानी जो है, जो मिट्टी थी उसमें पानी की नमी बनी, तो फिर से थोड़ी दिन बाद जो है जुताई करने के लिए मिट्टी हो जाती है। तो मिट्टी थोड़ी सूखी, तो फिर ये ना हो जाए कि उसमें खरपतवार जम जाए खेत में, तो फिर से क्या करिए? पड़वा मचियाने। पड़वा वो होता है, पड़वा हम किसको कहते हैं? भैंस के बच्चे को हम पड़वा कहते हैं। तो पड़वा पहले लोग किससे? बैल, बैल होता था, और जो बैल नहीं होता था जिनके यहाँ, वो क्या करते थे? जो भैंस का बच्चा होता था पड़वा, पड़वा को क्या करते थे? वो हर में नादते थे। दोनों पड़वा का मचियानन, मतलब कि दोनों पड़वा का जो है नाथ वगैरह लगाए, और जो है जोतने के लिए तैयार हुए। मुखिया की मांग सरावन। मुखिया गांव में एक होता है, गांव में मुखिया होता था, तो मुखिया के पास हल, कुदाल और तमाम प्रकार के यंत्र होते थे, जो कि अदर गांव वालों के पास नहीं होते थे। उस समय की बात कर रहे हैं। तो मुखिया का सरावन मांगे। सरावन मतलब होता है जो खेत जोतने का यंत्र होता है। ठीक है, तो मुखिया का मांग सरावन, छा दिनमा खेत बनायन। अब खेत में जो है, जब पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद में उसमें खरपतवार जमने लगता है, तो फिर उसके लिए गए जोत करके, पहले कुदाल से बनाया था खेत, उसके बाद में फिर गया खेत को बनाया कि से सरावन से। तो 6 दिन में लगा खेत बनाने में किसान को। ठीक है, किसान की पूरी स्थिति देखिए। ठीक है, किसान किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं करता है। जो आज किसान आंदोलन हो रहा है, या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किसान को बहुत मेहनत पड़ती है किसी जो है फसल को उपजाऊ बनाने, मतलब फसल को उत्पन्न करने में। ठीक, लेकिन जब उसका दाम सही से नहीं मिलता, तो किसान को गुस्सा आती है। बिल्कुल आनी चाहिए गुस्सा, क्यों नहीं आएगी? इतनी मेहनत, अभी आगे चल करके कंडीशन देखिएगा, आप खुद ही कहेंगे। तो मुखिया की मांग सरावन, 6 दिन में खेत बनायन। जब धान जमा जीव हरसा, बिदहनी मौनी कीन्हन। मतलब धान क्या होता है? धान की जब फसल होती है, तो पहले जो बीज होता है उसको खेत बना करके उसमें पहले जो है बीज को बो दिया जाता है। बीज जब थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको उखाड़ करके फिर उसकी रोपाई करी जाती है धान की। ठीक है, तो धान की रोपाई करी जाती है, तब फिर उसके बाद में रोपाई किस खेत में करी जाती है? जिसमें पानी भरा हो, कंदई लगी हो अच्छे से, मतलब पानी भरा हो, उसके बाद में उसमें जोत करके उसको पाटा करके मतलब हेगा दिन जाए पूरा, तो उसमें जब धान उसकी रोपाई की जाती है उस बीज की। तो जब ये मतलब धान की बिया छीड़ दिए, धान का जब वो हला छोटा छोटा कल्ला निकल रहा है, तो वही करें, जब धान जमा जीव हरसा, जब धान की थोड़ी थोड़ी फसल ऊपर निकल रही है, जम रही है, तो थोड़ा जीव हरसा मतलब जीव अच्छा हुआ, थोड़ी खुशहाली आई चेहरे पर। बिदहनी मौनी कीन्हन। बिदहनी मौनी मतलब होता है मित्रों, बिदहनी मौनी मतलब कीन्हन, थोड़ा सा इसका मतलब यहाँ पे दीजिए। तो विधानी मौनी हमने वही भी आपको बताया। विधानी मौनी मतलब होता है कि जब फसल छोटी छोटी तैयार हो जाती है, जब मान लिया धान की फसल छोटी छोटी, उसका बीज तैयार हो गया, जब उसकी रोपाई करने के लिए जो खेत बनाने की प्रक्रिया होती है, यानी क्या, जब धान का बीज जमने के बाद खेत में हल से जोत करके उस पर पाटा यानी हेंगा मतलब पाटा चला जाता है, कंदई कर दी जाती है उसकी, तो उसी को हम बिदाहनी कहते हैं। ठीक है, तो बिदाहनी मौनी, विधानी मौनी कीन्हन। मौनी मतलब होता है कि पाटे से खेत को समतल करें, तो विधानी मतलब उसको जोते, और उसके बाद में मौनी मतलब क्या होता है? उसको हम हेंगा दें। तो जोतने की प्रक्रिया को बिदहौनी, और जो है हेंगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? मौनी कहते हैं।
तो मतलब इस खेत बना लिया हमने, सब लड़का बारे मिलकर हम तीन निरौनी दीन हन। तो खेत में हम धान वो रोपाई हो गई धान की। उसके बाद में सब लड़कन का बटोर के हम जितना लड़के रहे हमारे पास इधर उधर से और सबका मिला के 3 बार उसको निरायन। निरौनी मतलब होता है जब धान के खेत में जो है क्या जमने लगता है, खरपतवार इधर उधर के दूसरे खर जमने लगते हैं, तो उन खर को खुरपे से क्या किया जाता है, खुरपे से उन खर को निकाला जाता है धान से, कि धान की फसल जो है जल्दी हो और वो जो सारी चीज़ें हैं वो कम हो जाए, मतलब उनको निकाल के बाहर फेंक देते, धान की फसल जल्द अच्छी होती है। तो 3 निरौनी मतलब 3 बार जो है ये प्रक्रिया चली, 2-2 हफ्ते पे निरौनी दिया जाता है धान को। ठीक, तो यही बताए। अगला देखिए, देही माँ लगी गई काई, मतलब इतना निरौनी 3 निरौनी मतलब होगा कि दूसरे हफ्ता मतलब 14-15 दिन के बाद में निरौनी बनती है। तो 3 निरौनी के बाद में देही माँ काई लगी गई बरखा मूड़े पर बीती। कहने का आशय ये है यहाँ पे अतिशयोक्ति, मतलब कि क्या मूड़ पे उनके सर में काई नहीं लग गई, लेकिन जब धान के खेत में आप जाएंगे तो धान के खेत में पानी भरा रहता है, तो पानी में कीचड़ रहता है, लेवा। तो जब पानी में कीचड़ रहता है, कचड़ा रहता है, तो वही कचड़ा क्या होता है शरीर भर में लग जाता है, सर पे लग जाता है, पानी भी बरसता है उस समय जब धान की फसल तैयार रहती है। तो वही कह रहे हैं कि देही में लगी गई काई। काई जानते होंगे आप लोग, नल वल पे आपके लगी होगी कभी, अगर नल देहात से होंगे, नल आपके यहाँ पे होगा तो काई लगती है। ठीक, बरिखा मूड़े पर बीती। बरिखा मतलब जब वर्षा ऋतु जो है पूरा सर पर ही बीत गई, मतलब धान के खेत में ही रहते थे, पानी बरसता था, भीगते थे, धान की क्रिया करते रहते थे। बदरन सुवरन हन्निन ते दिन रात बचावत बीती। बांदर मतलब बंदर, सुवरन मतलब होता है हिरण। ठीक, हन्निन मतलब होता है, हन्नी जो है बारहसिंगा के आसपास यानी हिरण के टाइप का होता है, उसके सींग वगैरह, मतलब जो उसकी मादा प्रजाति होती है उसी में होता है। ठीक, तो जो बारहसिंगा की मादा प्रजाति हन्ना हन्नी बोलते हैं। ठीक है, तो बंदर, हिरन, हन्ना हन्नी, इन सब से क्या करें, दिन और रात में क्या करें हम बचायन अपनी फसल को। मतलब ये सब क्या होते हैं, चरने के लिए आते हैं फसल को, फसल तैयार है तो उसको खाने के लिए आते हैं। जैसे पशु आज वगैरह देखें, गाय वगैरह बहुत आती होंगी खेत में, गाय सांड बैल, ठीक है, ये बहुत छुट्टे छोड़े गए हैं सॉरी। तो वो आते हैं खेत में, खेत की फसल को नष्ट कर देते हैं, तो इसीलिए किसान क्या करते हैं, अटाना मचिया रख करके खेत में रखाते रहते हैं खेत को रात दिन। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि दिन रात बचावत बीती, तो इनसे सबसे दिन रात हम बचावत बीते। अगला है, घर मेहरी करे पिसौनी। मेहरी मतलब होते हैं मेहरारू, घर मतलब होता है घर पे, मेहरारू मतलब होता है पत्नी। तो किसान की पत्नी जो होती है पिसौनी करती घर पे। पिसौनी मतलब क्या होता है, दूसरे के घर पे भी जाती है और खुद पे घर पे जाता होता था पहले एक। तो पुरानी जो औरतें होती थी वो जाते से क्या करती थी, गेहूं वगैरह पीसती थी। आज तो चक्की चल गई है, आप बढ़िया से मेकअप वगैरह करके उसके बाद में बैठी रहती हैं, चक्की से आटा पीस करके आ जाता है, उसके बाद में रोटी वगैरह बना देती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले की औरतें ना तो मेकअप वगैरह जानती थी, ना इतने जो है प्रचार था उसका। तो क्या होता था, वो पहली बार चक्की वक्की भी नहीं थी पहले। अब चक्की नहीं थी तो गेहूं जो होता था वो धो करके और धूप में सुखाती थी। उसके बाद में रात के 4 बजे उठ करके लोग क्या करती थी, गाना गाती थी, और उसके बाद में क्या करती थी, जाते में गेहूं पीसती थी जिससे आटा निकलता था। और हर रात की मतलब हर रात दिन की यही प्रक्रिया होती थी, रात में यही करती थी, 4 बजे उठ करके और एक दिन का पूरा आटा जो है पीस देती थी, डेली का डेली। उसके बाद में उसी रोटी की मतलब उसी आटे की क्या बनाती थी, रोटी बनाती थी, सभी लोग खाते थे और जो है हष्ट पुष्ट हुआ करते थे पहले के लोग। अब चक्की का आटा, हालांकि इससे कोई प्रभाव नहीं, गेहूं में ही कम किस्ती आ गई है आज के समय में, नाइट्रोजनीकरण बहुत ज़्यादा हो गया, तो हालांकि अलग की बातें हैं। तो मेहरी जो है करे पिसौनी, तो पिसौनी करे, पिसौनी अब समझ में आ गया पिसौनी क्या किसको कहा गया है। तो पिसौनी जाते से गेहूं को आटे बनाने की प्रक्रिया को हम पिसौनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिसौनी कहते हैं। कुछ सावा कोदो लावे, तो जब सब घर घर पिसौनी करे तो कुछ इधर उधर से जौन कुछ पाई जाए वह का करे, हमरे लगे लेके आवे। ठीक, जौन कुछ इधर उधर से मिले, मतलब गेहूं या गेहूं पीसे तो हुआ से कुछ पाई गई 4 दाना, यार गई उधर से 4 दाना पा गई, या फिर अपने घर में पीसी जो कुछ इधर उधर का बचा उसको तल भून करके इनके पास लाई। कुछ चूनी भूसी लेके लड़कन का पेट जियावा, जब इधर उधर से कुछ पाई जाए तब पाने के बाद में क्या होता है, लड़के मतलब जितना भी लड़के हैं तो उनके पेट जावे। तो जैसे इनके यहाँ पे गई तो 1 पाव मिला, इनके यहाँ आधा किलो मिल गया, उनके यहाँ 1 किलो मिल गया, तो वही सब मिल करके अब अपने घर पे लाती थी, वही बनाती थी, उसके बाद में लड़कन के पेट जियाती थी। ठीक है, जब लड़के लोग खा लेते थे, जब लड़कन के बच पावे, जब लड़के सब लोग मतलब खा लेते थे पेट भर के, जब उनसे बचता था सॉरी, जब लड़कन से बच पावे तेह का मड़मड़ा बनावे,
जब लड़के से कोई चीज़ें बच जाती थी तो उसका मड़मड़ा बनाती थी। मड़मड़ा मतलब होता है भांड बनाना, मतलब कि किसी चीज़ को तल भून करके, थोड़ा सा भून करके या फिर भूज दे या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया से कोई स्वादिष्ट चीज़ बना दें, ठीक है। थोड़ा ही खाना बचे तो उसको क्या करें, उसको मड़मड़ा बना दें, ठीक है। तो मड़मड़ा बनावे फिर चुप्पे आटे परिहा कबहू कबहू दई आवे, ठीक है। अब आटे मतलब होता है अटाना, मचवा जिसको बोलते हैं। तो खेत में किसान जो होता था, किसान क्या है, खेत में रहता है। जब लड़के का पेट भर गया, लड़के सब खा लिए, उसके बाद में जो औरतियाँ होती, मतलब जो पत्नी थी उसकी, वो खेत में जाती है। खेत में जाने के बाद में जो कुछ बचा उचा होता है उसको अधिक बना करके थोड़ा सा नमक मिर्चा के साथ या फिर इन सब के साथ उसको जो है, जो चवैना वगैरह लावा वगैरह जो था वो लेकर के जाती है। और जब देखता है किसान तो कहता है ठीक है। तो फिर चुप्पे आटे परिहा कबहू कबहू दई आवे, मतलब कबो कबो वो लेकर के वहां तक अटाने तक पहुंच जाती। जब अटाने तक पहुंच जाती लेकर के, उसके बाद में है बड़ी मेहरिया सालिस। मेहरिया हमारी कैसी है, सालिस है, मतलब सती सावित्री है बिल्कुल से। जब तक हम ना खावे, मतलब किसान कह रहा है, वंशीधर शुक्ला जी कह रहे हैं, जब तक किसान नहीं खाता है तब तक वो मेहरिया भी नहीं खाती, यानी जो उसकी पत्नी है वो भी नहीं खाती है। वो सती सावित्री व्रत का पूरा पालन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बंशीधर शुक्ला जी ने स्त्री की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि पहले की स्त्रियां, यानी उस समय की स्त्रियां सती सावित्री हुआ करती थी, अपने पति से पहले खाना नहीं खाती थी, अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज तो अपने पति से पहले खाना भी खाती है, नाम भी लेती है, और मौका पड़े पर जो है और सारी चीजें करती हैं। वो अलग की बातें हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करती है डोंट मैटर। यहाँ पे देखिए तो है बड़ी मेहरिया सालिस, मतलब हमार मेहरिया मतलब हमार पत्नी जो है बड़ी सती सावित्री है। पहले वह हमें खवावे, पहले क्या करती, हमें खवा देती, और जब पीछे कुछ बचत वचत है फिर अपना भोग लगावे, फिर पाछे बचे खुचे का वह अपना भोग लगावे। तो जो बाद में बचता है वही हमारी जो है पत्नी खा लेती है। आगे चलिए। जब भूखी आते खलके तब सरई भूंजी खाई। क्या, जब आंत भूख से खरके लागे तो सरई मतलब होता है साखू का फल। क्या होता है, एक साखू होता है, उसका फल होता है जो इधर उधर मिल जाता है। जब भूख कस के किसान का लागत ही खेत में, तो क्या करते खेत में इधर उधर देखते कोनो फल लाग हुए, कोनो जरूरी नहीं कि सूखी का फल ही खा ले, वो कुछ भी हो खा लेता है। मैं अधिकतर अवधि बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, अवधि में आप ज्यादा समझ में आएंगे। जब किसान के भूख लागत थी तो क्या करता है, वो जो इधर उधर के फल थोड़ा बहुत लाग रहा था वो खाने का प्रयास करता है, वो का खाता है, ठीक। जब आते ही खल के मतलब भूख से सूख ओठ जब जाते, निराला जी लिखते हैं इसी बात पर कि भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, जय, और उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये सब रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत। तो इन सब में जो कैटेगरी मिलती थी इनकी कविताओं में, वही कैटेगरी किस में मिल रही है, किसान की अर्जी में मिल रही है, शुक्ला जी के समय काल में। अब यहाँ से तुलना आप अगर इस बात की पूछे जा रहा है तो प्रसंग में या फिर विशेष में आप लिख सकते हैं कि जब भूखी आती खलके, ये इस बात की याद दिलाता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक जो है पंक्ति पर ध्यान दिलाता है। वो पंक्ति कैसी है, भिक्षुक कविता की पंक्ति है निराला जी की, कि दो बच्चे हैं कि पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा है एक लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिठाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दहिना दया दृष्ट पाने की ओर बढ़ाए। फिर इसी पर लिखते हैं कि भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। इस प्रकार से निराला जी लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही, ठीक। तो उसी दुख का वर्णन किसान के माध्यम से बंशीधर शुक्ला जी लिखते हैं कि किसान की क्या मार्मिक दशा है, ठीक है। उसको साहित्यिक कलम देते हुए बंशीधर शुक्ला जी किसान की बात लिखते हैं कि जब किसान खेत में रहता है, अटाने मचिए पर रहता है, तो उस जब भूख से उसके ओठ सूख जाते हैं, आंत उसकी खलकने लगती है, पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगते हैं, तो क्या करता है वो जो इधर उधर कोई फल यानी जो है साखू के फल वगैरह जो कुछ भी मिलता है वो खाने का प्रयास करता है,
ठीक है। ऊपर तलिया का तत्ता पानी डटके पी जाई। अब फल खाने के बाद में क्या करता है, फल के खाने के बाद में क्या होता है, जल्द अधिक ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता। फल खाने के बाद में पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, दैनिक जीवन में सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। तो फल खाने के तदुपरांत बाद में थोड़ा पानी पीजिए, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या है, ऊपर तलिया का तत्ता पानी डटके पी जाई। अब फल खाने के बाद में जाता है ताल में, जो है तालाब में, जो यंत्र जो है जिससे मतलब निकाल के पीता है पानी। तो ज़्यादा तालाब से पानी निकालता है किसान, और उसके बाद में खूब पानी पीता है कि पानी से ही पेट भर जाए। ठीक, इस प्रकार की दशा देखिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अभी और दशा भी तो बहुत कम देखा आप लोगों ने। आगे 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 देखिए, मेहरी का भूख सतावे, यानी जो स्त्री है उसकी पत्नी है, मेहरी का भूख सतावे वह गूलर भी नहीं जावे। कैसे, जो स्त्री है वो भी तो नहीं खाई हुई है, किसान को भूख लग गई, थोड़ा सा जो बचा था दोनों लोगों ने, पति पत्नी ने मिलकर के खाया थोड़ा बहुत। उसके बाद में भूख लगी तो पति को लगी, तो पत्नी को भी लगनी अनिवार्य है भाई। वो भी पेट भी उसका भी तो उतना बड़ा है कि छोटा सा पेट है कि यहाँ पति ज़्यादा खाएगा पत्नी कम खाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। पति पत्नी बराबर खाएगी। ठीक, तो क्या होगा मेहरी का भी भूख लगी, तो मेहरी का भूख सतावे हुआ गूलर बीने जावे, उ मतवो केर लइकवा सूधे बिटिया गरियावे। मतलब यहाँ पे ये है कि जब स्त्री यानी किसान की पत्नी का भूख बहुत तेज लगी। अब भूख लगी तो बगल में गूलर का पेड़ था। अब गूलर के पेड़ किसका था, तो महतो नामक एक व्यक्ति था, उसका गूलर का पेड़ था। और गूलर के पेड़ में क्या होता है, उसके बीच में फल होते, गूलर के बीच, जब गूलर आप कभी खाए नहीं होंगे, शायद हमने खाया है गूलर, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो गूलर कभी खाइएगा, ऊपर वाली जो ऊपर का छिलका होता है उसको मतलब छील करके अंदर का जब गूझा गूझा खाएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, और उसी के अंदर उसका फूल भी पाया जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कहते नहीं भैया बड़े गुलरिक फूल है, जो गुलरिक फूल भैया उसके फल के अंदर होता है। ठीक, कहते हैं गूलर का फूल मिल जाए तो बहुत धनी हो जाएगा आदमी, बहुत अमीर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गूलर का फूल क्या होता है, फल के अंदर होता है। उस फूल को भी हम तोड़ तोड़ के गिरा देते हैं, छोटा छोटा होता है। उसके बाद में उसके गूझे को खाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ठीक, गूलर, तो ये आमतौर पर सब कोई नहीं उसको रोकता है, लेकिन उसको भी महतो का जो लड़का है वो क्या करता है, जैसे देखा था कि किसान की पत्नी जाती है गूलर बीनने, वैसे सीधे वो क्या करता है, पहले कहा था बिटिया गरियावत है, बिटिया गाड़ी शुरू कर देते गरियावे का। ठीक है, और बिटिया गाड़ी गरिया के बाद में क्या कहता है, गूलर हाथन ते छीने, पहले बिटिया गाड़ी गरियाइस, ओए मतलब जो गरियावे रहा तो गरियाइस, तो पहले बिटिया गाड़ी गरियाइस। ओकरे बाद ना गूलर हाथन ते छीने, गूलर मार के दू चबरा हाथे छीन ली इनके पत्नी के। ओकरे बाद ना भैंसिन का खूब खवावे। बगलिए बताओ, यहाँ पे एक भैंस की तुलना यानी एक जानवर की तुलना एक स्त्री से कर रहा है। मतलब कि जानवर की तुलना स्त्री की, उस समय की दशा बता रहा है कि जो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक गुलाब सुना होगा आपने, जो है कुकुरमुत्ता, कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। कुकुरमुत्ता में कहते हैं, रे सुन बे गुलाब खून चूसा तूने कैपिटलिस्ट, इसी प्रकार से है। तो गुलाब और कुकुरमुत्ता, तो गुलाब क्या है, वो पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति है, और सर्वहारा वर्ग का कौन है, कुकुरमुत्ता, जो बिना किसी मतलब कुकुरमुत्ता को बिना बोए वो जम जाता है। लेकिन गुलाब को बाकायदा लगाना पड़ता है क्यारी में, उसको पानी देना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं गुलाब के लिए, लेकिन कुकुरमुत्ता वैसे जम जाता है। ठीक, तो वैसे स्त्री जो है यहाँ पे, जो किसान की स्त्री है, पत्नी है, वो गूलर बीनने जा रही है, लेकिन उस गूलर को उस स्त्री को खाने नहीं दे रहा है ये बंदा। किसका लड़का है, महतो का लड़का है, और उसको खाने नहीं दे रहा, गाली देता है, और दो चबरा मार करके क्या करता है, गूलर सारी उससे छीन लेता है, और बगल में भैंस बांधी रहती है खूंटे पर, उस भैंस को खिला देता है। तो यहाँ पे स्त्री की मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। स्त्री की मार्मिक दशा के साथ साथ क्या किया गया, सर्वहारा जो वर्ग था उसको दबाने का प्रयास, यानी सर्वहारा वर्ग की उस समय की स्थिति क्या थी, और पूंजीवादी जो लोग थे वो भैंस को खाना खिला देते थे, जानवर को खाना खिला देते थे, कुत्ते को खाना खिला देते थे, कुत्ते सफारी में घूम रहे थे। लेकिन जो स्त्री होती है, मतलब जो स्त्री या फिर जो सर्वहारा वर्ग का कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष, उसकी कंडीशन कैसी थी, वो ना खाए लेकिन कोई जानवर खा ले। ठीक है, इसी पर तो किसी ने लिखा था कि जो है भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, इस प्रकार से एक जो है पंक्ति आती है। आप
कि जो कुत्ते, हाँ कुत्ते मतलब कुत्ते को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मतलब कुत्ते को, मतलब श्वानों को मिलते दूध वस्त्र है, श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ठीक। ये मत देखिए कि मैं अलग बता रहा हूँ, मैं तुलना कर रहा हूँ कि क्यों हिंदी की कविता और अवधी की कविता में क्या तुलनाएं थी। क्या जो अवधी के कविकार हैं यानी कविताकार हैं जैसे बंशीधर शुक्ला जी, क्या ये छायावाद की से प्रेरित थे? क्या ये प्रगतिवाद प्रयोगवाद से प्रेरित थे? क्या इन्होंने प्रगतिवादी प्रयोगवादी या छायावादी कविता लिखी कि नहीं लिखी? तो लिखी है। उनकी भी दशाएं इसमें जो है पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती हैं। देखिए तुलना यहाँ पे, ठीक है, कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मतलब छोटे बच्चा जो सर्वहारा वर्ग का है, जो कुलीन वर्ग का है, जो एक निम्न वर्ग का है, वो क्या करता है, जिसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति से क्या है, गिरा हुआ है, वो क्या करता है, वो मतलब वस्त्र नहीं पा रहा है, उसको दूध नहीं मिल रहा है, उसको सारी वस्तुएं नहीं मिल रही। लेकिन जो सर्वहारा वर्ग के पशु पक्षी हैं, मान लिया कोई कुत्ता पाले हुए हो तो उसको डॉगी जिम्मी नाम देगा, उसके बाद में उसको वस्त्र देगा, उसको दूध पिलाएगा, सुबह ब्रेड बिस्किट खिलाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वही देखें यहाँ पे तुलना, देखिए यहाँ पे, गूलर हाथ छीने भैंसिन का खूब खवावे। आगे देखे, जब मेहरी मुहते मांगे तब ऊ कुतवा हुर्रावे, मतलब उहिरावे। उहिरावे मतलब होता है उलिहाए दिए। जगह कहते हैं गांव में कुत्ता का, इसे गांव में कहते हैं नहीं, कुत्ते को क्या करते हैं, उलिहा देना। तो कुकुर उलिहाए देता है इनके पीछे की उलिहा, तो कुकुर उलिहा दिया। अब कुकुर क्या करेगा, कुत्ता जो है मालिक का अपने जो है सेवा करेगा, ठीक है, क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है। कुत्ता दौड़ा देता था पत्नी को, पत्नी क्या करती थी, भागती थी। अब पत्नी किसान की पत्नी भाग रही है और भाग करके क्या करी, गिरती है, पड़ती है, फिर उठ के भागती है, फिर घर में जाती है, कुत्ता उसकी साड़ी फाड़ देता है, कुछ भी करता है। इस प्रकार से सारी चीजें होती है। तो वह हुकुर हुकुर कह रोवे, इसलिए भाई किसी को कुत्ता खेद लेता है, अभी कुत्ता गली में भौंक रहा हो तो आप जाने का प्रयास नहीं करेंगे। कि इसी पे चुटकुल्ला कहावत आती है कि एक का नाम था शेर सिंह, दूसरे का नाम था शमशेर सिंह। मतलब एक व्यक्ति था तो वो गली में खड़ा था और जो है एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम गली में क्यों खड़े हो? कहे अच्छा, कहे अच्छा बता पहले छोड़ो ये, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा शेर सिंह। कहे तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहे शमशेर सिंह। कहे रहते कहाँ हो? कहा शेरा वाली गली में। तो कहा रहते कहाँ हो? कहे शेरा वाली गली में। तो कहा यहाँ पे खड़े क्यों हो? तो कह रहा कि आगे सामने वाली गली में कुत्ता भौंक रहा है। कह रहा साले तुम हो किसके? तुम हो इसके क्या बोलते हैं, शेरा वाली गली से। तुम्हारे बाप का नाम शमशेर सिंह है, तुम्हारा नाम शेर सिंह है, और इस कुत्ते से डर रहे हो। तो बताइए, उसका नाम शेर सिंह, शमशेर सिंह, शेरा वाली गली में रहता, कुत्ते से डर रहा है। तो वैसे कुत्ते से आप भी डर जाते हैं, बहुत डरते हैं कुत्ते से, ठीक है। 14 सुइयां पहले लगती थी नाभि में, अब तो शायद कम हो गया। रेबीज हो जाता है कुत्ते के काटने से। कौन सा रोग होता है? रेबीज नामक रोग होता है, ठीक। तो वह हुकुर हुकुर के पत्नी रो रही है और गिर पर के घर का आवे, गिर पर के मतलब गिरत परत भाग तोड़ के घर पे आ रही है। जब जब झुरसे लगे करेजा तब पानी सींच जुड़ावे। क्या होता है, जब भाग के भाई कहीं से अगर आप मेहनत करके आते हैं तो पानी पीने का मन करता है, सारी ऊर्जा आपकी खत्म हो जाती है। तो जो जब पूरा करेजा तहार सुखाएगा, मतलब पत्नी का करेजा फिर किसी का करेजा सूख जाता है, तो यह पानी से सींच जुड़ावे, तो पानी पी लेती है, ठीक, घर में पहुंच करके। हमका रोगव ना आवे, अब किसान कहता है यहाँ से कि हमका रोगव ना आवे, मतलब हमें कोनो रोगव नहीं हो रहा है। सब मरिगे मक्का मूले, मतलब सब जो है जितने भी इधर उधर के भगवान थे, मक्का मूले, सब जितने भी स्थान थे, सारे मंदिर मस्जिद सब बेकार हैं, कोई सब हमको भूल गए हैं, ठीक है। हमका ना दये पुछैया, दयु पुछैया, हमका मतलब भगवानों नहीं पुछैया है, दयु मतलब होता है भगवान। तो हमें भगवान भी नहीं बुला रहे हैं कि हमको मतलब अपने पास बुला ले, मतलब हम मर जाएं। किसान सोचता है। ब्रह्मो ब्रह्मो है कागज भूले, ब्रह्मो मतलब होता है ब्रह्मा जो है वो अपनी लेखनी भूल गए हैं, वो जीवन मरण के कागज को भूल गए हैं, जिसके कारण हमारी मौत नहीं आती है, वो लिखते नहीं है हमारी मौत, ठीक। तो ब्रह्मो है कागज भूले, जब खेत खूब हरियाणा, जब इतना सारा चीज सोच रहा है, उसके बाद की स्थिति थोड़े दिन बाद, जब खेत खूब हरियाणा, जब खेत जो है धान की फसल बढ़िया से हरी हरी खूब बढ़िया से लहक रही है,
तो जब किसान उसको जाकर के खेत में देखता है, जब खेत खूब हरियाणा तब देख देख जीव भरिगा, जब खेत खूब हरा भरा है तो उसको देख करके किसान की जो आत्मा है वो शीतल निशित बहिष बरधारा, मतलब उसकी आत्मा क्या होती है, एकदम से खुशी से उछल जाती है, क्योंकि किसान की संपत्ति धन सारे की सारी चीज़ क्या होती है, उसकी फसल होती है मित्रों। इसलिए उसकी फसल कभी किसी चीज़ मतलब किसी को नष्ट नहीं करनी चाहिए, किसी किसान की फसल कभी नष्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जब खेत खूब हरियाणा तब देख देख जीव भरिगा, जब देखिस कि हमार हाँ मेहनत सफल हो गए, इतना दिन से जो काम करें 3 निरौनी जो है इतना बार हमने खेत गोड़ करके उसको बनाया, ठीक है। पूरा जब दिन रात में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, गर्मी खूब कड़ाके की पड़ी तो हमने खेत बनाया, इधर उधर पड़वा मचिया करके हमने खेत बनाया, ठीक है। उसकी कंदई करी, बढ़िया से बोया, उसमें खाद लगाया, पानी दिया, ठीक है। उसके बाद में जब कोई किसी किसान की जब हरियाली भरी अपने खेत को देखता है तो बहुत मन प्रसन्न होता है उसका। तो उसी मार्मिक दशा का वर्णन है। हम भूले नहीं समाई, हम फूले नहीं समाई, सॉरी, हम फूले नहीं समाई, अब की सब दर्द हरिगा। तो अब किसान सोच रहा है कि लागत है कि अब हमारा सब दरिद्र का हो जे, खत्म हो जे, अब फसल तैयार हो गए बढ़िया से। अब जब फसल बढ़िया तैयार हो गए तो एक बेचब तो बढ़िया पैसा मिले हमें, और बढ़िया पैसा मिले तो दरिद्र ना हुए, लड़कन खातिर मिठाई लेबै, दीपावली अच्छे से मनैबै। काहे से धान के खेती के बाद में दीपावली आवत है, अभी जल्दी जल्दी दीपावली बीती हुए, तो दीपावली के लिए हम भुड़की लाएंगे, दीपावली जलाएंगे, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा वस्त्र लाएंगे, उनका पेट पालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से किसान सोच रहा है कि हम फूले नहीं समाई, फूले नहीं समाता है, बड़ा प्रसन्न है उसका मन किसान का, अब की सब दरिद्र हरिगा। चले 1 मिनट पानी पी ले। हाँ, तो इस प्रकार से किसान सोच रहा है। आगे देखिए, आगे जब धान फूल पर आवा, जब धान फूट गा, मतलब धान फूटने की प्रक्रिया, धान में फल लगने लगा, मतलब फूल निकल आया, तो जब धान फूल पर आवा तस ददुआ बटिया पर गए, मतलब क्या हुआ, किसी प्रकार की आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, जिसके कारण से क्या हुआ, एक रात भरे के भीतर सब खेत में गंधी भर गए। ये खेत में सब इस प्रकार के कीड़े पतंगे कुछ आए जो क्या करे, खेत भर में भर गए, और सब चूसिस दुधा दाना खाली बस बाली पर गए। तो क्या हुआ, सब चूसिस दुधा दाना, मतलब जो दुधा दाना था, मतलब जो दाना था अंदर अंदर का उसके फल में लगा, मतलब चावल का दाना। जब धान तैयार होता है तो उसमें जब थोड़ा थोड़ा हरा ही रहता, तब उसको आप जब खोल करके देखेंगे छीमी उसकी, तो उसमें क्या होगा, दुधा दुधा दाना, मतलब कि बहुत नरम नरम सा दाना होगा चावल का, इतना कठोर होता है इस समय नहीं, जैसे पकने के बाद में चावल होता है वैसे कुछ कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा छोटा सा होता है, ठीक। तो वो क्या होता है, वो सब खाली हो गया, उसको उस दाने को सब कीड़े पतंगे ने क्या कर लिया, चूस लिया, ठीक है। एक रात के भीतर खाली बस बाली रही परी गए, मतलब खाली बाली परी गए, बाकी उसके दाना वाना सब अधिकतर मर गए, मतलब मार गए इनके खेत। कहते हैं गांव में, कहते हैं कि जो है फसल क्या हो गई, मार गई, तो फसल क्या हो गई, मार गए उनके। तो क्या हुआ, उस केवल बाली बाली रह गई, किसान की खेत पूरी क्या हो गई, उसकी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई, उसके अंदर का दाना अधिकतर जो है बीज का दाना जो है वो खत्म हो गया। हम माथ ठोंकी के रोई, माथे फात धैलिस किसान, और क्या कर रहा है, खेत में पकड़ करके वो मेड़ पर बैठ गया और रोने लगा, ठीक है। हमारे पर बिजली गिर गई, जैसे कभी कभी होता नहीं कि बिजली फाट पड़े तो सब चीज़ नष्ट हो जाता है, बिजली गिर जाती है तो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से उसको अनुभव हो रहा है। भाई किसान की सारी जिंदगी उसकी खेत उसकी फसल ही तो होती है, तो उसकी फसल क्या हुई, नष्ट हो गई, बेकार हो गई। तो इस प्रकार से वो अपने सर पर पे हाथ रख के क्या कर रहा है, रो रहा है बड़े तेज तेज से, ठीक है। आगे देखते हैं, बड़ी मार्मिक दशा है। आगे देखें, फिर 8 दौस माँ काट्यन, तो 8 जून, 8 दौस मतलब क्या होता है, फसल भाई मारी गए तो कुछ दिन तक रोइन बेचारे सब घर परिवार मिलकर, वकरे बाद में क्या होंगे, अब चलो धान के फसल काटने के लिए तैयार हो गई, तो काटने के लिए सभी लोग गए। तो 8 दौस मतलब होता है 8 बार में, मतलब एक टाइम में गए तो थोड़ा सा काटा, फिर गए, फिर काटा, फिर गए, फिर काटा, तो इस प्रकार से 8 बार में धान की फसल को काटा। कुल 10 मन दाना पाए, 10 मन जो है दाना मिला उनको। 8 चक्कर गए काटे, 10 मन दाना पाइन। अब 10 मन में से देखो क्या क्या बांटत है वह, 10 मन में से किसको किसको मिलेगा वो सारी चीजें अभी देखेंगे। तो बेहसार 4 मन लायन, त्यहका डेढ़ा भुगतायन, ठीक है। अब वो एक होता है कि गांव में जो पूंजी, क्योंकि उनके किसान छोटे किसानों के पास में
खेत नहीं होता उतना। तो खेत नहीं होता तो खेत में क्या करते हैं लोग, बटैया बोते हैं, बटैया कूत जो है जानते हैं, पटौधन। तो इस पर सब पर बोते हैं खेत, मतलब कि हाँ आधा आधा धन तुम ले लेना, मतलब भर्ती हम लगाएंगे सारा, छोटे किसान भर्ती लगाएगा। और जब तैयार होगी फसल तो जिसका खेत होगा वो आधा ले लेगा, उसको कुछ करना नहीं, बस वो केवल फसल ले लेगा आधा, क्योंकि उसका खेत है। वो किसका, उसका स्वामी है, पृथ्वी का, यानी उस खेत का स्वामी है। ठीक, तो क्या करता है, पटौधन या फिर किसी चीज पर, बटैया पर दे दिया जाता है खेत। तो उसी पर वो खेत लिया था। अब 10 मन दाना को मिलाकर मिला, यानी 10 मन जो है दाना उसको मिला था, 10 मन जो है चावल मिला। अब 10 मन जो इसका धान मिला यानी चावल मिला, बेहसार 4 मन लायन। तो 4 मन क्या मिला, घर पर मिला, मतलब 4 मन हमें मिला, मतलब किसान को 4 मन मिलता है। और त्यह का डेढ़ा भुगतान, डेढ़ा या कहीं 4 मन का डेढ़ा, मतलब 10 मन था तो 6 मन जो पहले 6 मन कौन सा ले लिया, जो बड़े वर्ग पूंजीपति वर्ग था जिनका खेत था उन्होंने 6 मन ले लिया, और 4 मन किसान को मिला। ठीक, अब देखें तो डेढ़ा पे चलता था, ठीक है, बटैया नहीं, डेढ़ा पे चलता था, मतलब कि 6 वो लेंगे और 4 इनको मिला, 10 में से 6 उसका 4 इसका। अब बचा 4 मन दाना, किसान के पास 4 मन दाना बचा, 4 मन दाना, तहके पे 3 रुपया। तहके का कितना रुपया है, अब 4 मन दाना के उस समय 3 रुपया था। 4 मन दाने की कीमत उस समय 3 रुपया थी। अब सोचिए 3 रुपये, 3 रुपया आज का 3-4 हज़ार रुपये है। लेकिन अब सोचिए 3-4 हज़ार रुपये में क्या आप पूरे जो है एक महीने की निर्वाह करने में कठिन हो जाता है, पति पत्नी को मिला करके एक व्यक्ति नहीं रह पाता सही से। ठीक है, तो अब बचा 4 मन दाना, तिहके भे 3 रुपया, इसके कितने रुपए हो गए, 3 रुपये हैं उसके। 4 मन दाना का कीमत कितनी है, 3 रुपया है। लगान नगद 10 बांधिन, नजराना 2.5 रुपया। अब देखिए उसमें और भी सारी चीजें क्या क्या है। लगान कितना है, 10 बांधिन। लगान जो है खेत पे पहले लगती थी, तो उसकी लगान यानी जो कर होता था पहले, कर कर लगता था अंग्रेजों की दशा में, क्या होता था, कर, अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो क्या हो रहा था, कर लग रहा था उस पे। तो दाना तो मिला भैया, लेकिन वो दाना के 10 मन मतलब 10 रुपया कीमत। अब जितना खेत बोए, क्योंकि उसकी फसल भी वैसे नष्ट हो गई थी, 6 मन जो है जिसका खेत था उसने ले लिया था। अब लगान जो है जिसने बोया था तो उस पर कर जो है इसी को देना पड़ा। इसी के घर पे वो बड़े लोग थे तो पैसा इधर उधर का दे दिया, कहा नहीं उससे जा करके और ले लो। तो अंग्रेज शासन था, आप समझ सकते हैं क्या क्या कर सकते हो। तो लगान 10 रुपया बंधा था कि 10 रुपये तुमको लगान देना है, ठीक है। 10 रुपये लगान बना, नजराना 2.5 रुपया, तो 10 और 2.5 मतलब होता है 12.5 रुपया। तो 12.5 रुपया कुल मिला करके उसका क्या हो गया, ये सारी चीजें मिला करके हुई। उसके बाद में बिस्वा, सेवाई, तौलाई, चंदा चुंगी सब मिलके, मतलब जितना प्रकार की क्रिया होती, चंदा चुंगी लेके, जुताई खुड़ाई सब मिलाए के कुल मिला कई रुपया बना, 14 रुपया 2 आना, 14 रुपया 2 आना बना। ठीक, और कई रुपया के, कितने रुपए का उसके पास दाना था, 3 रुपए का दाना था। और 14 रुपया तो उसकी जो है केवल केवल क्या हो गई, भर्ती। भर्ती नहीं बोल सकते इसको, जो इधर उधर टैक्स वगैरह तमाम प्रकार के सारी चीजें मिला करके कितने बने, तो 14 रुपया बने। जिलेदार बताइन खुल के, जिलेदार जे रहे, जो जिलादार होता था उस समय जो है जब खेत वगैरह बोया जाता था कि हाँ तार 14 रुपया बना, 14 रुपया का हमार दे दियो, ठीक है, 14 रुपया आप दे दीजिए। तो इस प्रकार से बताता था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जिलदार आके बताए इसकी खुल के कि 14 रुपये हो गए, 14 रुपये उसको पटा दो। तो लड़कवा कहिस तब तक इतनी बातें हो गई कि हाँ जिलेदार बताएं कि 14 रुपया हो गया। 3 रुपए का उनके पास जो है कुल मिलाकर के दाना है, उन्हीं में उसी में से खाना है, उसी में से अपना उसका घर भी चलाना, उसी में से परिवार की खर्चा भी लेना है। तब तक एक लड़का कहता है, उसका जो लड़का है किसान का लड़का कहता है, ओ बप्पा हमहू अब भात खइबा, मतलब अब चावल तैयार हो गए। अब चावल पहले जब तैयार होता है तो अब कह रहा कि भात खइबा, भात मतलब होता है चावल, ठीक है, भात कहते हैं अवधी भाषा में, भात यानी चावल जिसको आप कहते हैं। तो चावल खइबे, अब वो क्या कह रहा है लड़का, लड़का कह रहा है कि ये बप्पा अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, चावल खाएंगे। हम बोले भैया तुम्हारी खातिर का सेंध लगेबे, लगाई, मतलब कह रहा है पिता, क्या कह रहा है, किसान कह रहा है कि बेटा अब क्या करें, तुम्हारे लिए हम डाका डालें, सेंध काटें जा करके, चोरी करें इधर उधर से। कुल मिला करके 4 मन ही दाना है, वो भी 3 रुपए का है। 14 रुपए तो हमको क्या देना है, टैक्स वगैरह मिला करके देना है, ठीक है। क्या देना है, 14 रुपये 2 आना, 14 रुपये 2 आना हमको क्या देना है, टैक्स वगैरह देना है, ठीक है, जिलेदार को। अब तुम्हारे खातिर हम क्या करें, दाना बेच के उसका टैक्स चुकाएं कि सेंध काटें, क्या क्या करें। इस प्रकार से लड़के को बताते हैं, समझाता है किसान। ठीक है, बड़ी ही जो है दयनीय स्थिति है किसान के परिवार की। आज भी ऐसे ही स्थिति है।
ठीक है। इतने में आए बिसरिहा बोला कि पोत दे आओ। पोत उसको कहते थे, जो 14 रुपया 2 आना बना उसको पोत कहते थे, ठीक है। तो पोत मतलब क्या है, जो 14 रुपये 2 आना की राशि जिलेदार को देनी थी उसी को पोत कहा जाता था। और इतने इतने में मतलब इतने समय में, जब ये सारी बातें हो रही थी, लड़के को समझा रहा था कि हाँ तो जो है तुम्हारे खातिर सेंध काटे या फिर ये सारी चीजें करें। इतने में ही क्या होता है, बिसरिहा एक जो है उसका ऑफिसर होता है, ठीक है, जिलेदार से नीचे वाला, वो आता है और कहता है कि पोत दे आओ, कि थाने में जाके पोत दे दो, वो पैसा दे दो। तब कांपे लाग मेहरिया, तब तक जो उसकी पत्नी थी किसान की, वो कपने लगी थर 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 थर, ठीक है। हम बोलें, तब किसान क्या बोलता है, किसान बोलता है साहेब आओ, मतलब साहेब आओ बैठो चाय पानी पियो, ऐसे होता नहीं अतिथि देवो भव इंडिया में, साहेब बैठो, ठीक है। तो तुरंत जैसे कहे साहेब बैठो, तुरंत गाली दीनी, ऊ सूधे गाली दीनी, सीधे मतलब गाली दीना, मतलब तेज तरीके से गाली दिया। उसके बाद में तब लई चपरासी को गाली दिया। उसके बाद में चला गया उधर से, जो है जो चपरासी वगैरह जो सिपाही वगैरह थे उनको लेकर के घर पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद में उई काढ़ी नौतरा जूता, अब पहुंचा सिपाही यानी चपरासी जो रहा, जिसको पैसा जिलेदार से नीचे पद के थे, जिलेदार ने कहा, जिलेदार नया जूता पहने था, तुरंत जुड़ा जूता निकाला, वही नवा नवा, नौतरा मतलब होता नवा जूता। तो वही काढ़ी काढ़ी मतलब निकाल कर, नौतरा मतलब नवा, जूता मतलब होता है जो आप पहनते हैं पैर में, जूता मतलब क्या होता है, शूज, जिसको अंग्रेजी में शूज कहते हैं। तो उतार के नवा नवा जूता से वो किसानों को मारे शुरू कर दी, बताओ। अब उस समय किसान की क्या दयनीय स्थिति है, किसान को मारने लगता है वो। तो उड़ी काढ़ी नौतरा जूता, पिटते कोठर, कोठार ले जा लाई, मतलब कोठार मतलब क्या होता है, जेल में ले गया। और वहीं से उसके घर से, सोचो, उसके घर से जिलेदार की आदमी और जिलेदार ने मिल करके उसको पकड़ करके अपने नए जूते से उसके सर पे मार रहे हैं पटापट। उसके बाद में पूरे गांव के सामने, पूरे समाज के सामने उसको कहाँ पे ले गए, उसको जेल के अंदर ले गए, कोठार में ले गए। कोठार मतलब जेल होता था पहले। तो कोठार ले लाए, लो लाए, औते मुर्गा बनवाए, जैसे पहुंचे तुरंत, जैसे वहां पे जेल के पास या फिर कोठार में जैसे पहुंचे, तुरंत मुर्गा बनवा दिया। मुर्गा बनवा के बाद में टांगन पर गीट धराइन, टांगन पे क्या कर दिया, गीट मतलब वो होता था जैसे बेलन टाइप का, जैसे कहते हैं जेल में बेलन चला है, उसी प्रकार से गीट होती थी, मतलब बड़ी ओजन होती थी। तो पैरन पे क्या करवा दिया, गीट धरवा दिया, ठीक है। हम गऊ गऊ के रोई, गऊ गऊ मतलब खूब तेज तेज से मतलब चिघर चिघर, मतलब दर्द भरी आवाज से रो रहे हैं। तो किसान क्या कर रहा है, किसान बड़े तेजी तेजी से रो रहा है। गऊ गऊ के रोई, वही हंसी हंस कूड़ा लगाइन, मतलब अब मुर्गा बनवा दिया, पीठ हमारी ऊपर हो गई, पैरन में क्या हो गया, गीट धर गई। उसके बाद में क्या हुआ, अब वहां से हम हट तो सकते नहीं, पैर को भी बांध कर रख दिया। उसके बाद में क्या हुआ, कोड़ा लिया उसने जिलेदार ने, और कोड़ा जो है कोड़े से मार रहा है पटापट पटापट, ठीक। और चिल्ला रहा है किस प्रकार से, किसान गौ गौ के मतलब बड़े ही कराह के साथ चिल्ला रहा है। ओ माय गॉड, कितनी जो है बेबसी देखी किसान की, उस समय की बेबसी, जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। आज आप लोग अंग्रेजी सभ्यता को किस तरीके से अपना रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले देखिए किस प्रकार से किसानों की हालत हुआ करती। ध्यान देंगे, वीडियो तो पसंद आ रही है मित्रों, फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आप लोगों को भी पता चला इस वीडियो के माध्यम से किसान की क्या स्थिति रही, बंशीधर शुक्ला जी के माध्यम से, बंशीधर शुक्ला जी ने लिखा। तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ आगे देखिए। जब एक पहर भर बीता, एक पहर मतलब होता है घंटा, उस समय का घंटा, आज का घंटा नहीं। एक पहर उसमें बनाया जाता था कि मान लिया जैसे कि एक गिलास, एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी भर करके रख दिया। तो इस मान लिया बाल्टी है ये, अब इस बाल्टी में क्या कर दिया, पानी भर के रख दिया। अब बाल्टी में जो है पानी भर करके रखा है अब ये इसी में एक गिलास डाल देता था, एक गिलास डाल देता था या फिर कुछ ऐसी चीजें डाल देता था कि जिससे, और नीचे छेद कर देता था, ठीक है। तो उससे ऐसे कर देता था कि, और चिन्ह बना देता था यहाँ से यहाँ तक, 1 घंटा 2 घंटा, 1 पहाड़ 2 पहाड़ 3 पहाड़। तो इसी में छेद बना देता था कि इतना पानी जब यहाँ इस लकीर तक आ जाएगा तो 1 पहर बीतेगा, यहाँ तक 1 पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, इस प्रकार से पानी नीचे छेद से गिरता रहेगा और पता लगता है। इसी प्रकार से किसी प्रकार के कोई गोला बना करके सूर्य भगवान को देखता कि जब यहाँ आ जाएंगे तो 1 पहर, यहाँ आ जाएंगे 2 पहर, 3 पहर, इस प्रकार से तो पहर चलता था, ठीक है। तो जब 1 पहर बीत गया, ठीक है, तब पंडित कक्कू आए,
तो कुक्कू नाम के एक पंडित जी आए, बड़े ही बढ़िया व्यक्ति थे कुक्कू पंडित। और कक्कू पंडित आए, तब क्या हुआ, थाने में गए, उसकी पत्नी जो थी किसान की, उसने जाकर के कुक्कू पंडित से बताया, उसके घर में पंडिताई करते थे, तो उन्होंने बताया पंडित जी को जाकर के कि ये पति को ऐसे उठा ले गए हैं। तो कक्कू पंडित आए, कहे कि ठीक है मैं जाकर के देखता हूँ। तो थाने में आए ये, मतलब कोठार के पास आए कक्कू पंडित, एक पैर बीतने के बाद में उई हमका रोवत देखिन, जब देखिन कि रोवत रोइत है, हम कहाँ कहाँ गए। किसान कह रहा है कि जब वो हमको रोते हुए देखते हैं कुक्कू पंडित जी, तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी एक भारतीय हैं। ठीक है, और उनके जो है हितैषी हैं, जुड़े हुए हैं। तो कुक्कू पंडित बात करते हैं जिलेदार से, वही जिलेदार ते कह के हमका कुछ मोहलत दी। मोहलत मतलब होता है कुछ समय दे दिया कि हाँ इतने समय में हम आपका पैसा चुका देंगे, प्लीज इतने समय के लिए हमको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से कुक्कू पंडित जो है मनाते हैं जिलेदार को, कहते हैं कि जिलेदार भैया छोड़ दीजिए इनको, मैं गारंटी लेता हूँ कि पैसे मैं दिलवाऊंगा इतने समय के बाद में। ठीक है, इतना कह करके वो छुड़वा लाते हैं। हम कहड़त घर का आयन, अब जब छुड़वाते हैं तो कुक्कू पंडित जी जो हैं उनको साथ में लेकर के घर पे आते हैं, और कहरते हुए वो बेचारा जो है किसान जो है वो आता है। आयन भैया गल गुफ्फा दीन, गल गुफ्फा मतलब होता है जब चोट से जब कोड़े लगे हुए होते हैं किसी के पीठ वगैरह पर या फिर किसी भी अंग में, तो क्या होता था किसी सूती वस्त्र को, गलगोफ्फा मीन्स होता है किसी सूती वस्त्र को मुंह में डाल करके उसको भाप के द्वारा गर्म करके फिर उस व्यक्ति पर की पीठ पर जहाँ पे घाव लगी है वहाँ पे लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम गलगोफ्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम गलगोफ्फा कहते हैं। मतलब कभी आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी ने छोटे बचपन में आपको काजल लगाया होगा, तो काजल लगाने के बाद में अपने आंचल को मुंह में डाल करके उसमें भाप भरा होगा, भाप भरने के बाद में आपकी आंखों में लगाया होगा, तो आपकी आंख जो है काजल का जो चिड़चिड़ापन होता था जिससे आंख दर्द थोड़ा बहुत करने लगती थी, मतलब ठीक है, उस वो मिट जाता था जब आंख में काजल लगने लगता था, मतलब मिर्चे की समान कुछ कुछ, तो वही जब भाप लगा करके आंख में लगा देती थी मम्मी, तो आंख सही हो जाती थी। तो उसी को गलगोफ्फा कहते हैं। गलगोफ्फा मतलब अंदर डाल करके सूती वस्त्र को भाप से गर्म करके, जब कहीं पे कोड़ा उड़ा लगा होता है, मतलब घाव बनी होती है, बर्ता बना होता है शरीर पे, तो वहां पे लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सही हो जाता है, आराम मिलता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे गर्म करके कोई वस्तु, इसे वस्त्र को गर्म करके उस पर सहलाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने भैया जो उसने ऐसा किया। बप्पा है काल ही दिवारी, तब तक इतना सारी चीजें हुई, गलगोफ्फा वलगोफ्फा मिला, किसान को थोड़ा आराम मिला। तब तक जो है एक उसका बच्चा आया, उसने क्या कहा, भाई लड़के तो लड़के होते हैं, लड़के ने कहा कि बप्पा मतलब पिताजी, है काल दिवाली, मतलब कल जो है दिवाली का पर्व है, दिवाली का त्योहार है, हमहू का भुरकी ले दो। भुरकी मतलब होता है एक ऐसा जो है एक एक जैसे कि आज वो एक जो भुरकी मतलब होता है उसमें चावल वगैरह भर के लोग रखते थे पहले। ठीक है, भुड़की एक कुम्हार बनाता है भुड़की, उसको भुड़की कहते हैं। जैसे कि आज घड़ा बोलते हैं आप, तो भुड़की को घड़ा बोलते हैं। मिट्टी का छोटा सा पात्र होता था घड़ा। दिवाली जो आप लेते नहीं, दिवाली वगैरह दिया जलाते हैं, दिवाली में काम आता है, तो सेम वही कह रहा था कि हमको दिवाली का प्रोसेस सारा चीज़ ले लीजिए, घंटी ले लीजिए, भुड़की ले लीजिए, दिवाली मतलब दिया ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें कह रहा कि पिताजी मतलब बप्पा, है काल दिवाली, कल दिवाली का त्योहार है, तो भुड़की सब गांव के लड़कों ने लिया होगा। तो बच्चे ने भी आकर के कहा कि पिताजी हम हमारे लिए भी ले लीजिए। ठीक है, देखिए मुर्गी लाने के पैसे नहीं बेचारे किसान के पास, इतनी मारमी, इतनी जो है दयनीय स्थिति। बिटिया बोली, ओ बप्पा हमका 2 पैसा दे दो। लड़का तो कह रहा कि हमका भुरकी ले दो, बिटिया कह रही है कुछ कोई काम होगा बिटिया का। लड़की जो है वो कह रही है, हे पिताजी हमें 2 पैसे दे दीजिए। ठीक है, 2 पैसे दे दीजिए, कोई काम होगा बिटिया को, कुछ करना होगा। ठीक है, तो बिटिया मांग रही कि भाई बप्पा हमको 2 पैसे दे दे, मतलब दे दीजिए। और लड़का कह रहा है कि हमको भुरकी ले लीजिए, कल दिवाली है, कल दिवाली है। 2 पैसे मांग रही, कुछ कपड़ा वपड़ा खरीदेगी बच्ची बिटिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो मांग रहा है। ठीक, मांग रही उससे। अब किसान क्या कहता है, जब धरिस हाथ पीठी पर, जब लड़का जो है हाथ पीठ पर ऐसे रखता है या बिटिया पीठ पर रखती है, तो क्या कहती है, जब धरिस हाथ पीठी पर, तो कहता है या कहती है, बप्पा ये कैसी बरतई। बरतई मतलब होता है कैसा बरता है, ये पीठ पर कैसा निशान बना हुआ है ये। उसको नहीं पता कि जेल में या फिर कोठार में ले जाकर के हमारे पिताजी पर कोड़े से प्रहार किया गया है। तो वो नहीं जानती लड़की, ना लड़का जानता है। जब पीठ पर दोनों लोग देखते हैं कि पिताजी के पीठ पर इस प्रकार का जो है बर्ता बना हुआ है, तो पूछते हैं कि पिताजी ये क्या हुआ, ये कैसा बर्ता आपके पीठ पर बना हुआ है।
हम बोलेन ई है भैया खेती की जिंदा शर्त है। तब किसान बड़े ही जो है दुखी भाव से, दुखी मन से, अपने आप को जो है टटोलते हुए, अपने आप को जो है दुखी ठहराते हुए क्या कहता है, हे भैया ये क्या है, ये खेती की जिंदा शर्त है, मतलब खेती करने का यही परिणाम है जो मिला है हमको। तो खेती करने का क्या है, ये जिंदा परिणाम है, यानी जीवन जी मतलब हम जी भी रहे हैं और ये परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो खेती का जिंदा शर्त है, मतलब खेती करबो तो यही चीज मिले, ये बता रहा है किसान भाई, ये है खेती की जिंदा शर्त है। लड़का लड़की सब चपटे, हम बैठे बैठे सोची। अब लड़का बिटिया क्या करे कि हमें नहीं चाहिए 2 पैसे, वो कह रहा भुड़की नहीं चाहिए पापा, बस आप ठीक रहें। ठीक, इस प्रकार से लड़का और लड़की मन में भाव लेकर के पिताजी के सीने से चिपक जाते हैं। और जब पिताजी के सीने से चिपक जाते हैं तो पिता जो किसान है वो सोचने लगता है, क्या सोचता है, देखें आगे। वो सोचता है भगवान को, पहले भगवान को याद करता है कि हे राम, आज का जगमा तुम बात करई हो पोची। हे राम, हे भगवान, क्या पूरे जग में आप हंसी करवाएंगे मेरी, क्या मेरी बेइज्जती पूरे संसार में करवाएंगे, पूरे पूरे जो है समाज में आप करवाएंगे। कैसे कि लड़का की पतुही नोची, बिटिया फटी घंघरिया, बिटिया की फटी घंघरिया। लड़का को देख रहे हैं कि लड़का जो कुर्ता पहने हुए है, उस वो कुर्ता जो है पूरे कमर के यानी पीठ पर पूरा फटा हुआ है नीचे तक। ठीक है, उसके बाद में पतुही मतलब वो कमर तक फटा होना। पतुही मतलब क्या होता है, तो पतुही मतलब होता है कमर तक जो है फटा होना कुर्ता, बिना आस्तीन का कुर्ता कमर तक। ठीक है, तो कमर तक कुर्ता फटा हुआ है, बिना आस्तीन का कुर्ता जो है पहने हुए है लड़का। बिटिया की फटी घंघरिया, घंघर जो पहने हुए है बिटिया, वो इधर उधर फटा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, इधर उधर उनके की बिटिया की। वो देख रहा है और सोच रहा है, भगवान से कह रहा है कि हंसी करवाएंगे आप, अगर मेरा फसल सही से तैयार हुई होती तो आज जो है ये सारी कंडीशन हमको आप, हम बिटिया के लिए अच्छी घंघरी खरीद देते, लड़का के लिए अच्छा जो है कुर्ता खरीद देते, पहनता लड़का, उसके लिए भुरकी खरीद देते, उसको 2 पैसे दे दिए होते। ठीक है, इस प्रकार से सोच रहा है और भगवान से सारी बातें कह रहा है। हमारा वो सरगवा लंगोटा, और वो कह रहा कि लंगोटा मतलब होता है जो आजकल हम लोग अंडरवियर पहनते नहीं अंदर, तो अंदर पहले लोग अंडरवियर वगैरह नहीं थे तो लंगोटा बांधते थे। ठीक है, जैसे किसान जो पहलवान होते हैं लंगोटा बांधते, लंगोटी बांधते। ठीक, तो वो कह रहा है कि हमारा लंगोटा क्या हो गया, सड़ गया है, मतलब वो जो कपड़ा था वो सड़ गया है। कैसे सड़ गया, क्योंकि खेतन में क्या हुआ है, सर पे काई जमी, पूरा बरखा होकर खेते में बीत गया किसान का। किसान का सारा बरसा खेत में ही बीता तो क्या होगा, पानी पड़ेगा वस्त्र पर, वो सूख नहीं पाता सही से, तो उसका जो है लंगोटी जो थी वो पूरी की पूरी सड़ गई है। वही कह रहा है कि हमारा सरी गवा लंगोटा, घर नंगी बैठ मेहरिया। और घर के अंदर क्या है, मेहरिया नंगी बैठी हुई है। नंगी मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई भी वस्त्र नहीं है, थोड़ा बहुत चद्दर उद्दर लपेटे, जो कुछ भी वस्त्र घर में था वो लपेटे हुए बेचारी बैठी हुई है। तो इस प्रकार की हालत है किसान के घर की उस समय। तो बंशीधर शुक्ला जी को ये मजबूर हो जाते हैं, बंशीधर शुक्ला जी अपनी साहित्यिक जो है कलम को उठा करके। इसलिए बंशीधर शुक्ला जी ज्ञानवान होते हुए भी, विवेकशील होते हुए भी, साहित्य का अच्छा ज्ञान, हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हुए भी अवधि में काव्य रचनाएं करते रहे और अवध की समस्याओं को, अवध की यानी जो अवध प्रांत की जो समस्याएं थी, यानी किसान की, अवध प्रांत में ही किसान नहीं हर एक प्रांत में किसान है, और हर एक प्रांत के किसान को किसान की मार्मिक दशा, किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने किसान की अर्जी के माध्यम से। ठीक है, देखें यही हालत है किसान के घर की एक। हे राम, आज का करीबा, अब हम का करब, आज का करी, कैसे ई पूत जियबा, अब हम कैसे पूत जाएंगे, आज हम का करी, लड़के के लिए कैसे हम दिवाली लेकर के आएंगे, बिटिया को कैसे 2 पैसे देंगे। इस प्रकार से मन में विचार करता है किसान, कैसे ई पूत जियबा, कैसे पुत्र और पुत्री को हम जिलाएंगे, जो इनका नाज खवैबा, जो इनका नाज खवैबा तो पोत कहाँ तिलैबा। अगर इनको हम खिलाने के लिए श्रम करते हैं, कहीं पे मजदूरी करते हैं तो इनका पेट तो पल जाएगा, लेकिन हम पोत कहाँ से लाएंगे। पोत मतलब 14 रुपया 2 आना, 14 रुपया 2 आना, 16 आना का 1 रुपया होता है मित्रों, 16 आना का 1 रुपया होता है। 8 आना का अठन्नी जिसको बोलते हैं, और 4 आना का चवन्नी बोला जाता था। ठीक है,
तो 14 रुपया 2 आना का पोत बना था। तो वो कह रहा है अगर हम इनका पेट पालेंगे, अगर इनको आज हम देख रहे हैं इनको खिलाने में बचेंगे, अपने बच्चे को खिलाएंगे, तो हम पोत कहाँ से लाएंगे, टैक्स वगैरह जो था 14 रुपये 2 पैसे का वो कहाँ से देंगे। हमने मोहलत लेकर के आया है, कक्कू पंडित ने दिलवाया है, इस प्रकार से मन में सोचता है, भगवान से कहती है सारी बातें कहता है। ठीक, मूड़े सालों की परबी, सालों मतलब साल भरे का एक पर्व आता है, सालों की परबी मतलब होता है पर्व यानी त्योहार। मूड़े पर मतलब नजदीक, यानी कल ही क्या है, दिवाली है। तो मूड़े पर सालों की परबी मतलब कल ही दिवाली है। बहनी बिटिया कुछ मंगी है, तो बहन बिटिया यानी जो बहन बेटियां घर की होती है वो जरूर मांगेगी। बिटिया ने 2 रुपया मांगा था, और बहन भी आएगी दीपावली के दिन, हो सकता है आ जाए, तो उसको भी कुछ बर विदाई देनी पड़ेगी। इस प्रकार से किसान सोचता है। कर्जों पर मिले न पाई, मतलब पाई मतलब होता है एक को पैसा, मतलब एक पाई तो है, एक पाई न दे, वैसे कहते हैं ना कभी कभी तुमको एक पाई भी नहीं मिलेगी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले पाई, तो कर्जों पर मिले न पाई मतलब कर्जों, अगर किसी मतलब कर्जा किसी से मांगने जाते हैं, ऋण वगैरह की व्यवस्था तब नहीं थी, बैंक वगैरह उतने नहीं एक्टिव थे कि कर्जा किसान, अभी भी किसान कर्जा लेते हुए सकुचाता है। आधे तो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए होते हैं, कर्जा निकलवाने जाओगे तो उसमें 20,000 30,000 पहले ले लेंगे, उसके बाद में 1,000 निकालेंगे, मतलब 1 लाख निकालना तो 80,000 ही मिलेगा तुमको। देखते हैं उसमें बहुत सारा पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होता है। तो किसान अभी भी कर्जा निकालने नहीं जाता। ठीक है, और जो बड़े किसान होते हैं वही कर्जा निकालते हैं, उन्हीं का कर्जा आकर के कांग्रेस सरकार माफ कर देती है, या फिर सरकारें आकर के, कांग्रेस सरकार ही नहीं हर एक सरकारें माफ करती हैं कर्जा करके। और वो कर्जा किसका होता है, बड़े किसानों का होता है। जो छोटे किसान होते हैं वो डरते हैं बेचारे, वो कर्जा कहाँ लेते हैं यार, वो कर्जा ही नहीं ले पाते। तो वो कर्जा भी नहीं मिलने का कोई चांस था। ठीक, तो ना कर्जा मिलने का कोई चांस है उस समय, एक को पाई कर्जा नहीं मिल रही है उसको, हम कैसे दिया जल रही है, मतलब अब दिवाली है, कर्जा भी नहीं मिल रहा तो हमारी दिया कैसे जलेगी, हम कैसे अपनी दिवाली मनाएंगे। ये भगवान रामचंद्र जी को इंगित करते हुए किसान मन में सोचता है, भगवान राम जी से कहता है, हमारे मन मा ई आवे भैया तुम। तो किसान सोचता है और कहता है, भगवान राम जी को इंगित करते हुए सारी बातें कहता है। तो उसके मन में क्या आता है किसान के, कि कहता है किसान कि हमारे मन मा यू आवे भैया तुम बैठो घर मा, अब दुख कहाँ लय सहिबा हम बूढ़ मरब भगारी माँ। अब कहता है लड़कों के लिए अब तुम सब घर में ही रहो। मन में सोचता है कि अब घर में जो लड़के बच्चे हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब क्या करेंगे। भगार मतलब होता है, भगार के समय में पानी बहुत बरसता है, और भगार मतलब बाढ़ एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा उफला हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो जब अब बाढ़ आएगी या भगार का आए, भगार जब उसी समय होती है जब पानी वानी वगैरह बरसता है, हर गाँव में भगार की पूजा होती है। वो भगार दूसरा है। ये भगार मतलब बाढ़ वगैरह जब आता है, पानी बहुत तेज से आता है, तो उसमें हम बूढ़ करके क्या कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। इस प्रकार से मन में किसान विचार करता है। आगे देखिए, फिर सोचन जो हम बूढ़ीबा, मतलब अगर हम बूढ़ के मर जाते हैं, लड़कन की होए खराबी, तो लड़के हमारे क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दूसरे मन से सोचता है, ये अगर जो है हम मर जाएंगे, लड़कन के होए खराबी मतलब लड़के बेकार हो जाएंगे। थाने वाले सुन पाई हैं, अगर जो थाने वाले हैं वो सुन पाएंगे तो क्या करेंगे, तो करी है खूब नवाबी। खूब नवाबी मतलब क्या करेंगे, नवाबी में मतलब कि खूब अकड़पन दिखाएंगे। लड़कन का वेतन मरी है, लड़कन का मतलब क्या करेंगे, बेत के डंडे से लड़कों को मारेंगे। हमारे मेहरी की इज्जत हरी है, मतलब जो हमारी औरत है उसकी इज्जत लूट लेंगे। ठीक है तो इस प्रकार सोचता है किसान के, लड़कों को हमारे खूब मारेंगे, खूब नवाबी करेंगे थाने वाले लोग, और हमारी स्त्री की इज्जत लूट लेंगे। इस प्रकार से मन में विचार करता है किसान। भैंसिन की कुड़ुक्की करी है, मतलब भैंस जो है, जो जितनी हमारे पास भैंसे वगैरह है उनको सबको बेच देगा, यानी कुड़ुक्की करवा देगा। ठीक है, कुड़ुक्की मतलब नीलामी करवा देगा। ठीक है, तो उन सबकी क्या कर देगा, नीलामी करवा देंगे थाने वाले लोग। लड़कन की पसुरी त्वरी है, पसुरी मतलब होता है हड्डी, लड़कन का मार मार के उनके हड्डी तोड़ दे हैं बेटे के डंडा से। ठीक, तो यह प्रकार से किसान सोचता है। सोचने के बाद में क्या करता है, अपना डिसीजन जो है तुरंत परिवर्तित कर देता है, बदल देता है कि नहीं अब ना मर पाए हम। ठीक, इस प्रकार से मन में विचार करता है। आगे देखिए, तेहते जे चुप्पे बैठ कबहू नीके दिन आई हैं। तो सोचता है तब फिर क्या किया जाए, तो फिर दिमाग में आता है उसके कि चलिए अब चुपचाप मार के बैठते हैं, ना कुछ सोचना ना कुछ करना है, एक ना एक दिन सभी का दिन आता है। चिराग तले अंधेरा, अंधेरा जहाँ है वहीं पे उजाला होता है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। जीवन का जो तराजू होता है वो एक ही पलड़ा उसका भारी नहीं होता, कभी दुख कभी सुख। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक,
तो वही सोचता है कि कब वो मतलब कभी ऐसा दिन आएगा जो हमारे लिए अच्छा होगा, इस प्रकार का विचार करता है किसान। कबहू इन आखिन देखिबा बेटऊ पेटऊ भर खइहें, मतलब ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन हम ये देखेंगे अपनी आंखों से, इन आंखों से हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चे यानी हमारा जो बेटा है, हमारा बेटी है और बेटियां हैं, वो भी पेट भर करके अनाज खाएंगे। ठीक है, ये सोचता है किसान। उसके बाद में औरे ते कुछ कहित ना मूल तुमसे साच बतायन, कहते हैं कि मतलब मन में ही सोच करके भगवान राम को इंगित करते हैं, हे राम करके। तो औरे ते कुछ कहित ना मूल तुमते साच बतायन, मतलब मूल मतलब होता है कि एक शब्द होता है अवधि में मूला, कि हम तुमसे ही बात कहा, लेकिन मुला ये बात लेकिन मतलब मुला लकिन बट ये सब एक समकालीन शब्द हैं। ठीक, तो औरे ते कुछ कहित ना मुल तुमते साँच बतायन, और मतलब और से मतलब किसी से तो कहने की हिम्मत नहीं ना किसी से कहते, बस आप ऐसे हैं, लेकिन आपसे हमने सारी चीजें बता दी। तुम हो कुछ पर उपकारी तो हिते फरियाद सुनायन, आप उपकारी हैं इसलिए आपसे हमने सारी फरियाद सुना दी। आगे देखिए, हम सुने राम दे अब ते, हम सुने राम धे अब ते लखनऊ माँ बाबा आई हैं, और उनके संग मुलुक के सब चेला चापर आई हैं। वो तब तक किसान सुनता है कि जो है एक बाबा कोई है वो लखनऊ में आ रहे हैं, रैली करेंगे बाबा, भक्ति करेंगे, और उनके संग मुलुक के सब चेला चापर हैं। मुलुक मतलब देश के सारे चेला चापर आएंगे, इधर उधर से राजनीतिक दल के भी होंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग आएंगे। हमारे मन में अस आवे उन्हीं के आगे रोईबा, मतलब किसान के मन में इस समय यही आ रहा है कि उनके सामने क्या करेंगे, रोएंगे, और रोने के साथ साथ क्या करेंगे, सब लड़का बारे मिलकर हम हुए मुडू दई मरीबा, मतलब हुए जाबे सब लड़का बच्चे के साथ, स्त्री मतलब अपने पत्नी के साथ और लड़का लड़की के साथ जाएंगे, उन्हीं के सर उसके सर मतलब पैर पर अपना सर रख देंगे, मूड रख देंगे, कहेंगे फिर हमारी सारी व्यवस्था सुनिए, सारी बातें बताएंगे उनको। व्यवस्था क्या, सारी जो व्यवधान है उसके जीवन की वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा उन बाबा से। ठीक है, अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद में हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, नहीं तो वो सारी चीज़ें करेंगे ही, ऐसा विचार मन में करते हैं किसान, करता है किसान। तो उस किसान की जो मानविक दशा है इस प्रकार से आपने समझी। ठीक है, तो क्या वीडियो आपके समझ में आया? ठीक आया होगा, बिल्कुल आया होगा, 100% आया होगा। हमने इतने सरल भाषा में अवधी भाषा का भी प्रयोग किया, हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया, कहीं कहीं हमने अंग्रेजी भी बताई आपको, जो कठिन शब्द थे जो अंग्रेजी में आपको सरल लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, पूरी भूमिका आपको समझ में आ गई किसान की, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया। तो ये सर्वहारा और पूंजीपति जो वर्ग थे उनके बीच में जो सारी चीज़ें व्यवधान है, सारी व्यवस्थाएं उनके बीच में किस प्रकार का जीवन घटित होता है, एक किसान की कितनी स्थिति ऐसी होती है, कैसी स्थिति जो गिर जाती है इतने नीचे स्तर तक, किसान की स्थिति निम्न है, पूंजीपति वर्ग की स्थिति उच्च है। ठीक है, तो ये सारी स्थितियों का वर्णन करते हुए वंशीधर शुक्ला जी ने इस कविता को लिखा, अपनी साहित्यिक कलम प्रदान की, जो हमारे मुखारबिंदों से आप लोग सुने अभी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में जो आपके पास हो, फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ भी आप चलाते हो, व्हाट्सएप, जो है टेलीग्राम वगैरह, सभी पर शेयर करिए। कहने की कोई बात नहीं, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।